नमस्कार, मैं तान्या रोहिला और आप देख रहे हैं खबर आर्यव्रत। खबर आर्यव्रत के साथ आज हमारे साथ हैं सविता आर्य जी, नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष। आइए जानते हैं उनसे उनकी समिति के बारे में कुछ खास बातें। मैम, हम जानना चाहते हैं कि आपने ये समिति जो शुरू की है, ये क्या सोच लेकर आपने शुरू की? सबसे पहले तो मैं सभी आपके दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आपका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ। मेरी समिति जो हमने इसका गठन किया था 5 सितंबर 2016 को, ये हमने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे बेटियों के साथ महिलाओं के साथ जो भेदभाव होते हैं तो वो मैं बचपन से देखती थी और मैं ये सोचती थी कि जब मैं इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगी कि मैं किसी दूसरी महिला की मदद कर सकूं तो मैं ज़रूर मदद करूंगी। और इसी को ध्यान में रख के मैंने नारी तू नारायणी उत्थान समिति का गठन किया था 2016 में। कुछ बचपन की ऐसी घटनाएं जिससे आपको लगा हो कि इस समिति का गठन करना वाकई ज़रूरी है? बचपन में तो होता ही था कि हम देखते थे गांव में, मैं ग्रामीण प्रवेश में मतलब पली बड़ी हूँ, तो मैं देखती थी कि गांव में बेटियों के साथ भेदभाव होता है, बेटे और बेटी में फ़र्क किया जाता है। तो ग्रामीण प्रवेश में ये चीज़ें ज़्यादा होती थी। महिलाओं के साथ भी मैं देखती थी कि कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस में हम देखते थे कि नशा करते थे जो पुरुष, वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे, मारपीट करते थे। और ये चीज़ें मैं बचपन से देखती थी अड़ोस पड़ोस में। और मैं ये सोचती थी कि ये महिलाएं ऐसा मतलब क्या है इनके अंदर कि भाई ये इतना सहन कैसे कर रही हैं, इतना दुख ये कैसे सहन कर सकती हैं कि उनके पति जब उनको पीटते हैं या मतलब बेटियों के साथ, सास बहुओं के साथ, मतलब इस तरह भेदभाव मैं देखती थी। तब मैं सोचती थी कि इसमें बदलाव आना बहुत ज़रूरी है आज के दिन, और उसके बदलाव के लिए ही हमने महिलाओं का ये गठन किया था। जैसे कि आप पिछले कुछ समय से ये समिति चला रही हैं, तो ऐसा कोई वाक़या जो आपके ज़हन में आज भी ताज़ा हो और आपको लगता हो कि जैसे आज वो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है? जैसे मैंने 17 जून 2015 को मेरे सामने एक ऐसा वाक़या आया था कि एक बेटी ने सिविल हॉस्पिटल में जन्म दिया था और उसकी माँ ने ये कह के मतलब उस बच्ची को छोड़ दिया था कि हमारे घर तो लड़का हुआ, क्योंकि कविता नाम की 2 महिलाएं थी जो एक दिन ही एक का लड़का पैदा हुआ था और एक का लड़की पैदा हुई थी। तो जब 21 जून 2015 को मुझे ये पता लगा कि भी 4 दिन पहले सिविल हॉस्पिटल में एक बच्ची का जन्म हुआ है और 2 माएँ हैं, दोनों अपनाने से मना करी। वो कहती मेरा नहीं है, बच्ची मेरी नहीं है, और वो कहती है मेरी नहीं है। तो मैं पहली बार हॉस्पिटल में उस बच्ची को मिलने के लिए वहाँ पे पहुँची थी और मैंने उसकी माँ से और उसकी दादी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि भाई बच्ची चाहे किसी की भी है, चाहे उस कविता की है चाहे उस कविता की है, लेकिन बच्ची तो बच्ची है। एक मानवता के नाते आप इस बच्ची को दूध तो कम से कम पिलाई दो, 4 दिन हो चुके हैं। लेकिन उसकी दादी ने बिल्कुल मना कर दिया था। मतलब उसकी जो बच्ची की माँ थी वो तो बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि आज भी ऐसा है हमारे में कि सास के सामने बहू कम बोलती हैं। तो उसकी सास जो थी उसने ये कह दिया था कि हमारे घर तो लड़का पैदा हुआ, और ये कह के उसने मतलब मना कर दिया था दूध पिलाने से। बहुत काफ़ी टाइम मुझे वहाँ लगा, बहुत मिन्नतें करी, विनती करी कि भाई आप मानवता के नाते दूध पिला दो, लेकिन उस दादी ने बिल्कुल मना कर दिया कि ये पोती हमारी नहीं है और हम इसको दूध नहीं पिलाएंगे। तो उस दिन मैंने वो संकल्प मतलब जो लिया था कि भाई ये आपकी पोती है और इसको मैं आप तक ही, आपके घर तक ही इस बेटी को पहुँचाऊँ और इसको एक माँ का प्यार भी दिलवा के मानूंगी। तो बहुत संघर्ष किया था उसके लिए। सभी मीडिया कर्मियों ने भी हमारा सहयोग किया था और सामाजिक संगठनों ने भी बहुत सहयोग किया था, और 135 दिन तक हमने उस बेटी की लड़ाई लड़ी थी। और एक दिन अनशन भी किया था, जब उसका डीएनए की रिपोर्ट थी वो नहीं आ रही थी, तो हमने एक दिन का अनशन किया था और उसके बाद उसकी डीएनए रिपोर्ट आई थी और वो बच्ची उन्हीं की थी। उसके बाद मतलब मैंने जो मैं सोच रही थी बेटियों के लिए करना और महिलाओं के लिए करना, तो वहाँ से मैंने ये शुरुआत की थी कि भाई अब मैंने अपनी जो ज़िंदगी है वो इन बेटियों के लिए और इन महिलाओं के लिए ही मतलब कुर्बान करनी है। तो उस दिन से मैंने ये संकल्प ले लिया था कि भी जीना है तो बेटियों के लिए और मरना है तो बेटियों के लिए। और वो आज भी मतलब मेरे अंदर वो है कि अगर वो बेटी शायद नहीं मिलती तो शायद आज मैं समाज में नहीं होती। अब आपकी संस्था कैसे महिलाओं के लिए कुछ कार्य कर रही है?
पिछले वही 5 सालों से हमने 450 से ज़्यादा जो घरेलू हिंसा से पीड़ित जो महिलाएं हैं, हमारे पास जो केस आते जो थाने तक भी नहीं पहुंचते, उसमें से कुछ थाने में गए हुए जो थाने में जाके परेशान हो जाते हैं, उनका समझौता नहीं हो पाता, वो सोचते हैं कि भी कोर्ट में जाएंगे, तो इस टाइप में कई तो थाने में चले जाते हैं और कई थाने में नहीं जाते, तो उनकी काउंसलिंग मैं खुद करती हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि जब मेरे सामने ये केस आते हैं तो मैं देखती हूँ कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा होता है, कि कहीं जगह पत्नी का होता है, कई जगह पति का होता है, और कई बार तो ऐसा भी मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि मैं खुद ही हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ कि तुम माफ़ी ना मांगो, चलो मैं ही माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन आप अपना घर बसा लो। कई ऐसे मामले ऐसे भी आते हैं मेरे सामने जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, तो उनके पास सिर्फ एक ही बात होती है कि भाई जो हमारी बहू है वो अपनी माँ से ज़्यादा बात करती है या अपने परिवार से ज़्यादा बातें करती है, तो ये चीज़ें मेरे सामने ज़्यादा आती है। तो मैं लड़का कहता है कि अपनी माँ से ज़्यादा बात करती है या अपनी भाई से बात करती है या अपने पिताजी से बात करती है, पूरा दिन हमारे घर की खबर देती है, ऐसे केस ज़्यादा आए हैं। मैं उनको एक ही बात समझाती हूँ कि आप अपने जो लड़की 18 साल या 20 साल अपनी माँ के पास रहेगी तो अपनी माँ से तो बात करेगी, तो आप उसको मना कैसे कर सकते हो? आप भी तो अपनी माँ के पास रह रहे हो, तो ये अपनी माँ से सिर्फ फ़ोन पे ही तो बात कर रही हो, आप तो बिल्कुल अपनी माँ के साथ ही रहते हो, तो आप इसको इतना प्यार दो कि इसकी माँ इसको याद ही ना आए। तो 450 से ज़्यादा जो घरेलू हिंसा से पीड़ित जो बेटियां हैं, उनके हमने घर टूटने से बचाए हैं अभी 5 साल में, और 70 से ज़्यादा ऐसी बेटियां, वैसे तो 150 से ज़्यादा हैं, लेकिन 70 तो मेरे पास से आए हैं जो थाने तक नहीं गए, जो बेटियां नाबालिग जो घर छोड़ के चली गई थी, मतलब नाबालिग हैं, किसी के बहकावे में आके या इस तरीके से वो घर छोड़ के चली जाती हैं बेटियां, उसके परिवार जब मेरे पास आए हैं तो किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी को वैसे जो उन्होंने हिंट दिया है, इस तरीके से उन बेटियों की लड़ाई मैंने लड़ी है, और उसमें से कुछ बेटियों को मैं खुद भी ढूंढ के लेके आई हूँ, और ऐसे परिवार भी हैं, और वो मतलब कंटिन्यू चला हुआ है, वो रुका नहीं है, वो मतलब 5 साल से चल ही रहा है। और कई बार हमारे पास आज के दिन वो केस ज़्यादा आते हैं जो कोई थाने में जाता है और थाने में जाके उसकी सुनवाई नहीं होती किसी केस की, तो वो दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो वो हार के फिर वहाँ पे कोई उनको बताता कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो आप ये नंबर लो, इससे आप कांटेक्ट हो, चाहे वो पत्रकार बताते हैं, कई बार पुलिस वाले भी बता देते हैं दूसरे, जैसे आईओ किसी के केस की आप आईओ हो, दूसरी वहाँ बैठी है तो वो कहती है भाई ये सुनवाई नहीं कर रहे ना, आप उनसे फ़ोन पे बात करो, आपकी सुनवाई ज़रूर होगी। तो ये कंटिन्यू है, ये तो कंटिन्यू चला हुआ है। तो भविष्य में आपको इसका लेकर क्या विचार है, मतलब क्या नारी के लिए जो अभी आप काम कर रही हैं ये आगे भी आप कंटिन्यू करना चाहती हैं, या कुछ और अलग से आपने सोचा है कि इससे अलग भी आप कुछ करना चाहती हैं? अभी तो मैं इन्हीं में उलझी हुई हूँ, तो इससे अलग तो ये है कि भी हर रोज़ एक नई चीज़ सामने आती है, हर रोज़ कोई ना कोई मामला हमारे सामने ऐसा आता है कि हम जब उसकी तह तक जाते हैं तो हमें लगता है कि भाई इससे हम बाहर कैसे निकलेंगे। कई मामले जैसे अब आजकल हनी ट्रैप ज़्यादा चला हुआ है, तो ये मामले ज़्यादा जैसे मेरे पास आ रहे हैं कि भाई महिलाएं पुरुषों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराती हैं, उसमें से कुछ % सच्चे होते हैं और कुछ % उसमें झूठे होते हैं। तो कई बार जब हम महिला को देख के भावुक हो जाते हैं कि भाई महिला के साथ बहुत गलत हुआ है, उसकी लड़ाई हमने लड़नी है, इसकी मदद हमने करनी है, और जब हम उसकी तह तक जाते हैं, मैं अपने तरीके से उसकी तह तक जब जाती हूँ तो मामला कुछ और ही मिलता है, तो उससे बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा, हर रोज़ एक नया है। लेकिन अब इतना हो गया कि पहले जैसे पानीपत में पहचान थी, अब बाहर वाले भी हमसे उम्मीद कर रहे हैं, जैसे सोनीपत है, चाहे जींद का मामला अब आपने देखा होगा पीछे, चाहे करनाल का मामला, चाहे कहीं भी है, तो आज लोगों को क्या है कि उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई कि इस मामले में अगर ये बीच में आएगी तो ये ज़रूर दूध का दूध और पानी का पानी करेगी, और एक विश्वास लोगों ने हमारे ऊपर कराया है कि भाई ये सच के साथ खड़ी होगी, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, कि हम झूठ का साथ बिल्कुल नहीं देंगे। कई बार ऐसा हमारे सामने आ जाता है कि भाई एक पक्ष जब मेरे पास आता है, चाहे वो महिला चाहे वो पुरुष, और वही पक्ष झूठा होता है, तो मैं उसके ही खिलाफ खड़ी हो जाती हूँ, उसकी बात सुनती हूँ, मुझे पता लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, उनसे मैं पूछती हूँ, तो फिर दूसरा पक्ष भी आ जाता है तो मैं उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं झूठ का साथ नहीं देती, तो उससे निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो हर रोज़ हम एक नया काम करते हैं महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, तो अच्छा करने की तो कोशिश कर ही रहे हैं। जैसे बेटियां हैं, गरीब परिवारों की जो बेटियां हैं, जिसके माता पिता उनको एजुकेशन में आगे नहीं भेजना चाहते, या आज भी मेरी बेटियां जो ग्रामीण परिवेश में हैं, जो आज भी दुखी हैं, वो बोल नहीं पा रही, वो अपने घर से बाहर निकल के कुछ अच्छा करना चाहती हैं, उसका परिवार उसको रोकता है, या उसके परिवार में, क्योंकि आज डर है माता पिता को कि हमारी बेटी घर से बाहर निकलेगी, पता नहीं सेफ घर में आएगी या नहीं आएगी,
तो उस माता पिता को समझाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे कैसा भी है, बेटियों को हमने आगे बढ़ाना है, चाहे वो किसी में। मैं कहती हूँ आपकी बेटी जो बनना चाहती है, आप अपनी बेटी को एक मौका दो। जो बनना चाहती है आप अपनी बेटी को बनाओ। आप अपनी बेटी के पंखों को मत रोको, इनको उड़ने दो। तो हम हर रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन की कोई भी मेरी बेटियाँ चुप न रहे, चाहे वो अपने परिवार से, मैं ये नहीं कहती लड़ाई करके वो कुछ करे। अगर वो कुछ बनना चाहती है तो अपने परिवार को उदाहरण दे, उन महिलाओं के उदाहरण दे जो आज समाज में जिन्होंने अच्छा काम किया है, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो बेटियां अपने माता पिता को अगर उनके एग्जाम्पल देंगी तो उनके माता पिता उनको आगे बढ़ने का एक मौका ज़रूर देंगे। तो ये रुकने का नाम तो है ही नहीं। हर रोज़ हम एक कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और लगे रहेंगे। वापस तो मतलब ही नहीं, मैंने तो अपना जीवन नहीं कुर्बान कर दिया अपनी बेटियों के लिए।